लोग ऑडिटोरियम में ऊपर। National Voters Day is celebrated on 25th January every year to encourage young voters to vote in the political process of the country. This exercise was started on 26th January 2011, followed by a pledge. I would like all of you to repeat the pledge both in Hindi and English after me. It has been handed over to you. Please repeat after me. Please stand up. हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। Now we'll repeat in English. We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Thank you. सामने आप लोगों के सामने रीड आउट कर रहा हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, जो आर्म्ड फोर्सेस को हमने वो ब्लड डोनेट किया। अराउंड 200 यूनिट्स हमने यहाँ से डोनेट किया, और वो यूनिट्स जो डोनेट करने के बाद जो आर्म्ड फोर्सेस वाले लोग आए थे, उन्होंने उसको वहाँ बंद करना पड़ा। हमारे बच्चों का जो है रक्तदान जब वो बंद नहीं हुआ, वो लगातार चलता रहा, बट उनको बंद करना पड़ा ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। नहीं तो हमारे बच्चे लगातार उस चीज़ को कर रहे थे, और उसमें हमारे वाइस चांसलर सर ने भी उसमें एक यूनिट, हमारे वाइस चांसलर सर ने भी उसमें योगदान किया था। वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स अंडर दिस एनएसएस। एक आशा प्रोजेक्ट आशा हमने चलाया, जो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं हमारे एनएसएस के कुछ बच्चों ने, उन बच्चों को ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, उन बच्चों को जो स्कूल्स में नहीं जा पा रहे थे या जिनकी क्षमता नहीं थी, उन बच्चों को, छोटे बच्चों को, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चों को, उनको घर बुला करके उन बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए उन बच्चों को पढ़ाया, उन लोगों को उनका सही मार्गदर्शन किया। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने हमारे द्वारका स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है, सेक्टर 3 में गवर्नमेंट स्कूल है, उन बच्चों को कैरियर गाइडेंस किया कि आगे क्लास 10th और 12th के बाद आपको क्या, हाउ यू प्रोसीड फॉर फर्दर फ्यूचर वेन्यूज। तो हमारे बच्चों का ये बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो उन लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ऐसा हमारे इस पूरे समय में नहीं रहा, और ये इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी का बहुत ही सराहनीय था। और एक अप्रिशिएशन लेटर ऑल्सो वी हैव अवार्डेड टू NSUT फॉर दिस प्रोग्राम। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ को हमने पूरा तरीके से उसको किया। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए। हमारे जो अडॉप्टेड विलेजेस हैं, हमने जो कांगनहेड़ी और बड़ूसराय, 2 यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किए हैं विलेजेस, और उसमें हमने निरंतर हमारा ये प्रयास रहा है कि हम वहाँ पर लोगों को जाएं और वहाँ लोगों को बताएं कि आप लोगों को कैसे कैसे किस तरह से ये प्रोग्राम हमारे हैं, और हमारे क्या क्या मोटिव्स हैं और क्या क्या हमारे एम्स हैं। उन विलेजेस में जो पता चला जब हमारे बच्चे गए कि वहाँ पर ड्रग्स का और अल्कोहल और ये सब का ज़्यादा प्रचलन है, तो उन लोगों के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए कि जिस तरह से आप लोगों को ये इनका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हमने इंटेंसिव एंड फोकस्ड कोविड-19 के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए उन अडॉप्टेड विलेजेस में, एंड ऑल्सो एट द नियर बाई लोकेलिटीज़। हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स गए वहाँ पर विलेजेस में, उनको बताया कि कैसे आप लोगों को कोविड का प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, कोविड को कैसे आप लोगों को बचा के रखना है, अपने आप को किस तरह, कौन कौन से आपको जो है यूज़ करना है, कैसे आपको रहना है, रहन सहन तरीका बताया गया।
यहाँ जो लोकल मार्केट है, जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के बाहर लगती है, लोकल मार्केट में बच्चों ने गए और वहाँ लोगों को पैम्पलेट्स दिए, हमने पैम्पलेट्स बांटे वहाँ पर, और ये सब प्रोग्राम करते रहे। वी ऑल्सो ऑब्जर्व द विजिलेंस अवेयरनेस वीक। हम लोगों ने इसको थ्रू ऑनलाइन हमने इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व किया और बताया कि हाउ थिंग्स कैन बी डन। रोड सेफ्टी पे बड़ा एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया विद द हेल्प ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड एक हीरो होंडा कंपनी के तहत चलते हुए उन्होंने एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम किया था। हमने उसको कोलैबोरेट करके बच्चों को बताया कि हाउ वी कैन मेंटेन सेफ्टी ऑन आवर रोड्स। And at the last, recently we also had visited to our adopted villages and to aware about the National Voters Day. हमने उन सभी वहाँ के ग्रामीण वासियों को बताया कि कैसे आप लोगों को जिनका वोटर कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड को कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। वहाँ पर ऑनलाइन हम लोगों ने उनको ऑन द सेम स्पॉट हम लोगों ने उनको रजिस्ट्रेशन कराया जिनका वोटर कार्ड नहीं था, और उनका वो रजिस्ट्रेशन करवाया, और दे आर वेरी हैप्पी। और उनको ये उन्होंने हमें वो बताया कि हम लोग इसी तरह से निरंतर आप लोगों को यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप लोग आएँ, बच्चे यहाँ पर, हमारे जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो भी वहाँ के जो युवा जो लोग हैं, उनको खूब आप लोग उनको आगे मार्गदर्शन करें। और अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, यूनिवर्सिटी का इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ अपने वाइस चांसलर सर का कि उन्होंने इसको पूरा सपोर्ट करते हैं, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सपोर्ट रहता है। देशवाल साहब का मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा, उनके मार्गदर्शन में वो बहुत सारी चीज़ें जो अब ये सब चीज़ें हो पा रही हैं। तो वन एंड ऑल थैंक यू टू ऑल, एंड थैंक यू टू ऑल एनएसएस वॉलंटियर्स। एक बार जोरदार तालियों के साथ एनएसएस वॉलंटियर्स का मैं थैंक यू। Thank you, sir. Now, we shall have some patriotic songs by not only the students, but also some little kids who are present with us in the campus. Mehak, Adya, Aradhya, and Pinky. Please come on the stage. Please give a huge round of applause to the students. थैंक यू मिसेस। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोफेसर राज सेनानी जी, प्रोफेसर संजीव ठाकुर जी, हवा सिंह जी, प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी, रजिस्ट्रार श्री राजकुमार जी, देशवाल जी, आदित्य जी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो आज यहाँ उपस्थित हैं। और मेरे ख्याल से इनको बहुत दिनों के बाद ये अवसर मिला है कि ये घर से बाहर निकल के किसी प्रोग्राम में है। स्कूल्स बंद हैं बच्चों के। आज का दिन हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वास्तव में यह दिन, ये लम्हा हमें आज़ादी का एहसास दिलाता है कि हम आज़ाद हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया है। कुछ के नाम हम जानते हैं, कुछ के नहीं जानते हैं। सभी के लिए हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उनके अथक प्रयासों से
हमें ये आज़ादी मिली और हम स्वतंत्र होकर यहाँ पर आज उपस्थित हैं। हमें आज़ादी है, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए इसकी जो जिम्मेदारी है वो अब हमारे कंधों पर है कि हम कैसे अपनी इस आज़ादी को निरंतर बनाए रखें। क्योंकि हमारे आज हम जो करेंगे वो हमारी आने वाली कल की पीढ़ी के लिए होगा, और हमारी इस समय आज की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और हमारा भविष्य दोनों ही इस हॉल में उपस्थित हैं। तो हमें इनके लिए एक उदाहरण पेश करना है कि कैसे हम अपने देश, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। सरकारें हमारी हो सकती हैं, हमारी नहीं हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कर रहे हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास जाने अनजाने में देश को बहुत कुछ दे जाता है। आपके अंदर जो विचार हैं वो विचार आपकी पीढ़ियों में आते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे संस्कार बच्चों को देते हैं तो आप देश के लिए कर रहे हैं। आप अपने परिवार में जो करते हैं उसका लाभ पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरे समाज को मिलता है। अगर आप देखें किन कठिन परिस्थितियों में 2020 वास्तव में हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। इस वैश्विक महामारी कोविड के दौर में हमने एक जीने की नई परिभाषा सीखी है कि जीवन जीने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए। किस तरह से इस कोविड महामारी के दौर में आगे बढ़ते हुए हम आज पुनः इस स्थिति में हैं जो हमारे अपने वैज्ञानिकों ने, हमारे अपने जो भी हमारे अपने साइंटिस्ट थे, इन्होंने अथक प्रयास करके, देखिए आज एक वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो गया है। इतने कम शॉर्ट पीरियड में हमारे अपने ही हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के लिए एक टीका दिया है और एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है हमने आपस में ही, क्योंकि हमारे अपने इतने बंधन इतने स्ट्रांग हैं, इतने सामाजिक स्ट्रांग बंधन हैं हमारे अपने, कि इन बंधनों को हम इतनी आसानी से छूटने नहीं देते। एक शब्द आया सामाजिक दूरी, बेसिकली सामाजिक नहीं थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग थी। सामाजिक दूरी तो थी ही नहीं हमारे बीच के लिए। अगर हम देखें तो हमारी इस दौर में जिस तरह से हमने इन्वेंशन किए हैं, जिस तरह से हमने अपने आप को उभारा है इतने शॉर्ट स्पैन में। हम एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, हमारे क्लासेस शुरू में जब ये प्रॉब्लम आया तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारे टीचर्स ने अपने को अपडेट किया और अपडेट किया, स्टूडेंट्स ने अपने को अपडेट किया और आज सक्सेसफुली हमने बिना समय गवाए, बिना ईयर लॉसेस के स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री देने के लिए, उनके स्टडी की कंटिन्यूटी के लिए प्रयास किया है। और उसी प्रयास में हमारे स्टूडेंट्स टाइमली अपनी डिग्री भी ले पाए और उनके क्लासेस भी चल रहे हैं। अब तो स्थिति ये है कि टीचर्स भी घर में पढ़ाते हुए और स्टूडेंट्स भी घर में पढ़ते हुए बोर हो गए, वो सब कैंपस आना चाहते हैं। सभी को लगता है कि कैंपस, टीचर्स तो आ ही रहे हैं, स्टाफ हमारे सब आ ही रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी, और हम धीरे धीरे ओपनिंग अपनी शुरू भी कर रहे हैं। जहाँ तक संस्थान की उन्नति का सवाल है, आज हमारे यहाँ 3 स्थानों पर झंडा ध्वजारोहण हुआ है। तो हमारा विस्तार कितना हुआ है आप इसका अनुमान लगाइए। एक ही समय में और सबसे सुखद अनुभव, झंडे तले झंडे का हमने ध्वजारोहण किया है। एक कितना शुभ दिन और शुभ संकेत है। एक ही समय में हमने अपने दोनों नए कैंपस और मेन कैंपस में एक साथ ध्वजारोहण किया।
और ये हमारी विस्तारवादी नीति है। धीरे धीरे हम अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हों। जितना हमारी सरकार पर निर्भरता कम होगी उतना ही हम अच्छा करते जाएंगे आगे। और इसके अलावा हमने इस वर्ष ये भी प्रयास किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट करें। इसी कड़ी में हमने फैशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, आर्किटेक्चर हम शुरू करने वाले हैं, VBA MBA भी शुरू किया। तो मल्टी डिसिप्लिन में हमारे जो कोर्सेज हैं वो अब स्टार्ट होंगे। ओवरऑल हमारे दोनों नए कैंपसेस जो हमने लिए हैं इनको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में ही डेवलप करेंगे। इनमें भी काम करने की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस काफ़ी पीछे थे। टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही न्यू फैकल्टी हमारी आ जाएगी और कोशिश रहेगी कि अच्छे टीचर्स को हम रिक्रूट कर पाए। भले ही नंबर्स कम हो सकता है, बट हम जो भी सिलेक्ट करेंगे अच्छे टीचर्स का प्रयास रहेगा कि अच्छे फैकल्टी हमारे पास आए। स्टाफ सिलेक्शन पर भी हमारा फोकस है और उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी ही एडवर्टीजमेंट इशू करेंगे स्टाफ सिलेक्शंस के लिए भी, क्योंकि हमें फैकल्टी और स्टाफ तो चाहिए ही है, डेडिकेटेड स्टाफ, डेडिकेटेड फैकल्टी। इसी के साथ एक जो हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत भी हम बहुत सारे कोर्सेज ऐसे स्टार्ट करेंगे जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल हो सकते हैं। अभी हम इस समय हमको 6.45 करोड़ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के लिए पैसा ग्रांट मिला था इस बार। इसी के साथ 78 लाख हमको हाइड्रोपोनिक्स के लिए मिला। तो हम विलेजर्स को भी ट्रेन करने के लिए कोशिश करेंगे। बीइंग ए टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, कैसे हम टेक्नोलॉजी को अपने आसपास, अपने जो हमारे अपने किसान हैं उनको कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ ट्रेन करें, कैसे एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर। एक हमारा जो हमारी निर्भरता है देश की वो किसानों पर ही निर्भर करती है और हमारे देश को आज किसानों ने आत्मनिर्भर भी बनाया है। तो अब हमारा एक तरह से जय जवान जय किसान और साथ ही जय विज्ञान, ये तीनों चीजें मिलकर हम अपने देश को खुशहाल, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। A very good morning to our Honorable Vice Chancellor, Honorable Registrar Sir, respected Dean Student Welfare and all distinguished guests. As we all gather here today to celebrate the 72nd Republic Day, it's a matter of honor for me, Janvi, a proud volunteer of NSS NSUT. I will walk you through today's events. I would first like to shed light on why do we observe this day as Republic Day. On 26 January 1950, India's constitution came into effect. We celebrate our constitution and our fundamental rights as a citizen of this country on this day every year. On 26 January 1930, India declared Purna Swaraj or complete independence. The next need for the newly independent India was a rule book or a constitution by which our nation was to be governed. One of the most intellectual people in our nation, Dr. B.R. Ambedkar, along with the Constituent Assembly, analyzed the constitutions of various other countries and adopted the good from it to be incorporated in the Indian Constitution. The Constitution of our nation was adopted on 26 November 1949, but it wasn't until 26 January 1950 when India officially had its very own constitution as a free nation. Starting with the preamble of India, it's a brief introductory statement that sets our guidelines, which guides the people of the nation, and to present the principle of the Constitution and to indicate the source from which the document derives its authority and meaning. The Constitution of India gives all of its citizens a set of fundamental rights
which are the right to equality, the right to freedom, cultural and educational rights, the right against exploitation, the right to freedom of religion, the right to constitutional remedies. With freedom comes responsibility, and as mentioned in our constitution, the citizens also have some moral duties towards the nation, which include upholding the unity of India and respecting the national flag and our national anthem. We have in total 11 fundamental duties in the Indian Constitution. Our constitution is also the longest constitution in the world, having about 395 articles and 8 schedules. Our country, being the motherland of festivals and culture, never steps back from celebrating our unity in diversity. The Republic Day Parade of India is indeed a sight to behold. Pride of our nation, the armed forces began with their regiments marching towards the President of India, with bright faces and patriotism in their hearts. The parade is followed by a mixture of cultural events from all corners of our nation, showcasing not just the diversity but also the unity of us. A very special ceremony called Beating the Retreat is also performed on 29th of January by the 3 wings of the armed forces. The national flag is hoisted while our national anthem, written beautifully by the talented writer Rabindranath Tagore, is played. Our national flag consists of 3 colors, namely saffron, that depict strength and courage present in each one of us. White stands for peace and harmony, whereas green stands for progress and prosperity, which motivates us to move forward towards achieving new heights as a nation. Being born on this land is in itself a matter of pride. And as we move towards the end, I'd like to urge you all to be a little more thoughtful than yesterday, for when a thoughtful mind sees the nation's flag, it sees not just the flag, but also the nation itself. Thank you for being so present and patient. Jai Hind. Now I invite Aradhya, Kartikeya, Jyoti Aditya for presenting a poem. सुप्रभात, मेरा नाम आराध्या कुमार है। सुप्रभात, मेरा नाम कार्तिकेय वाजपेयी है। सुप्रभात, मेरा नाम ज्योतिरादित्य एमुले है। और आज हम सभी आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सारी जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है। धूप खिली है, खुली हवा है, चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर, इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा। चाहे आंधी शोर बचा, चाहे बिजली आंख दिखाए, हम न चुकेंगे, हम न रुकेंगे, यही हमारा नारा है। पर्वत पर्वत पाँव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान में राह बनाता, चलता मन बंजारा है। चांद और मंगल का सपना सच होने जाता है, अपना अमर तिरंगा ध्वज उछालकर नवयुग ने ललकारा है। भारत भूमि ने जन्म दिया है, यह सौभाग्य हमारा है। जय हिंद। Now we have another poem by Aradhya. Okay, second Aradhya, sorry. Can I have second Aradhya on the stage? नमस्कार, मेरा नाम आराध्या शिवालिक है और आज मैं आपको कविता हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Now we have a dance performance for you. Can I invite Arav, Aradhya, Tanisha, Parikshit, Nithania, Vivan and Sarthak on the stage. Aradhya, Tanisha, Parikshit, Nithania, Vivan, Sarthak. Very nice. Please give a huge round of applause for them. ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो
देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आजा आजा जिंदशान के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। Let me inform everybody, ऐसे बच्चे ऐसे नहीं कहा, उनको चॉकलेट्स भी देते हैं इसके बाद। Okay, so now I request Pinky Prasad to come on the stage. Pinky. सबको सुप्रभात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सबके समक्ष मैं एक छोटी सी कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ। देशभक्तों का त्याग, बलिदान और तपस्या से आज हमारे देश को स्वतंत्रता और एक अच्छा संविधान स्वराजित हुई है। तो मेरी कविता ऐसी है। एक दिन ही सही तुम शहीदों को याद कर लेना, एक दिन ही सही तुम शहीदों को याद कर लेना। मिले जो कभी भारत माता, मिले जो कभी भारत माता, तुम उन्हें भी प्रणाम कर लेना। मिले जो कभी भारत माता, तुम उन्हें भी प्रणाम कर लेना। मुमकिन हो अगर तो तुम राजगुरु और सुभाष का काम कर लेना। मुमकिन हो अगर तुम राजगुरु और सुभाष का काम कर लेना। करनी हो जो मांग तुम देश का अमन और शांति का मांग कर लेना। गरीबों में पैसे ना सही तुम शिक्षा का ही दान कर लेना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव ना करना। तुम दिवाली को ईद क्रिसमस को रमजान कर लेना। मिले जो कभी भारत माता, तुम उन्हें भी प्रणाम कर लेना। धन्यवाद। Thank you, Pinky. Now we have Parikshit for a poem. सुप्रभात, मेरा नाम परीक्षित कुमार है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है हम भारत के बेटे हैं। हम भारत के बेटे हैं, उठा चुके तलवार। हम मरने से ना डरते, ना पाँवों को पीछे धरते, आगे बढ़ते, कस कमर हुए तैयार। हम भारत के बेटे हैं, उठा चुके तलवार। हम नए नहीं हैं लड़ाके, देखो इतिहास उठा के। हम भारत के रक्षक हैं, दिखला देंगे निज्वार। हम भारत के बेटे हैं, उठा चुके तलवार। जय हिंद। Now I would invite Arav for a poem. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरव देशवाल, सुपुत्र डॉक्टर पंकज देशवाल, आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आज तिरंगा फहराते हैं। आज तिरंगा फहराते हैं अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति पर उन्होंने काम किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति पर उन्होंने काम किया। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है। जियो और जीने दो का देता सबको संदेश है। जियो और जीने दो का देता सबको संदेश है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से।
हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। जय हिंद। So it's not possible that we have a patriotic event in the campus and I do not invite Shri Pradeep Deswal. So with that, sir, I would like to please have you on stage. देखिए, सबसे पहले तो 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविता की जहां तक बात है तो उसमें प्रदीप देसवाल की आवश्यकता नहीं, आरव देसवाल कविता सुना गया देशभक्ति की, इसलिए मैं कविता नहीं सुनाऊंगा। एक बेटी अभी यहां से अपनी कविता में कह के गई कि एक दिन ही सही शहीदों को याद तो करें, तो उस बेटी की बात को रखते हुए एक ऐसे ही जाने अनजाने शहीद की कहानी आपको थोड़ी सी बताऊंगा। देश की आजादी के लिए यूं तो देश के कोने कोने से शहादतें हुई। पंजाब में बहुत लंबी श्रृंखला है, चाहे खुदीराम हम करतार सिंह सराभा की बात करें, उधम सिंह की बात करें, शहीद आजम भगत सिंह की बात करें। बंगाल भी बड़ी नर्सरी रहा है शहीदों की। खुदीराम बोस की बात हो, चाहे मास्टर सूर्य सेन की बात हो, विनय बासु की बात हो, दिनेश गुप्त की बात हो, बड़ी लंबी श्रृंखला रही है वहां पे। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही था और सुदूर दक्षिण में भी कहीं केरला में कोझिकोड में टीपी कुमारन नायर होते हैं, तमिलनाडु में तिरुपुर कुमारन होते हैं, आंध्रा में अल्लूरी सीताराम राजू होते हैं, उड़ीसा में बाजी राउत सुरेंद्र साई होते हैं, झारखंड में बिरसा मुंडा होते हैं, बिहार में वो 80 साल के बाबू कुंवर सिंह आरा वाले। पूरे देश भर में शहादतें हुई। वहां हेमू कलानी होते हैं सिंध से, पेशावर से होते हैं हरकिशन तलवार, आसाम से कुशाल कुंवर, कनकलता बरुआ, बहुत लंबी श्रृंखला है। ऐसे ही सुविख्यात चापेकर बंधुओं की बात आपसे करूंगा। बहुतों ने सुना होगा चापेकर बंधुओं के बारे में। अभी कोरोना काल से हम बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। 1896 में बड़ी भारी महामारी देश में आई थी, वो भी पेंडेमिक थी। पूरी दुनिया में प्लेग फैला था, भारत में भी आया, प्लेग फैला था देश भर में, मुंबई में भी फैला, पुणे में फैला। पुणे में एक परिवार रहता था, पुणे के पास चिंचवाड़ एक गांव था जहां पे हरि चापेकर का परिवार रहता था। हरि चापेकर कीर्तन करते थे, कीर्तन मंडली उन्होंने बना रखी थी। 3 बेटे थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर। तीनों बेटे भी पिताजी की उस कीर्तन मंडली में वो काम करते थे। वो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। बड़ा सीधा सा परिवार, धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार। जब ये प्लेग फैला तो एक 1896 में ये फैलता है और 1897 शुरू होते होते बड़ा विकराल रूप ले लेता है। बहुत सारी मौतें होती हैं। पुणे की अगर बात करें तो हालत ये थी कि आधा शहर खाली हो गया था, लोग छोड़ के चले गए थे शहर को। बहुत सारी मौतें हो रही थी। तब 1897 में ही एपिडेमिक डिजीज एक्ट पास हुआ था। वो कानून आज भी है। अभी कोरोना के टाइम में भी उसमें अमेंडमेंट किया एक ऑर्डिनेंस के जरिए। तो उस टाइम में कानून बना था और इस कानून की इंप्लीमेंटेशन जिस तरह से हो रही थी उससे देश में जबरदस्त अनरेस्ट था। पुणे में एक WC रैंड नाम के ICS अफसर थे,
जिनको प्लेग कमिश्नर बनाया था, और बड़ी अत्याचार उस टाइम हुए। अभी और कुछ चीजें हम देखें तो सिमिलैरिटी भी है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा, बाहर आना जाना मना था, कहीं बाहर से आप आ रहे थे तो क्वारंटीन कर रहे थे, क्वारंटीन सेंटर बन रहे थे। ऐसी ये चीजें कोई पहली बार नहीं हुई देश में। उस एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत ये सब बातें तब भी हुई थी। पुणे से बाहर कोई जा रहा था उसको पकड़ लेते थे, कोई अंदर आ रहा था उसको पकड़ लेते थे, क्वारंटीन सेंटर में डाल देते थे। अवेयरनेस अवेकनिंग उस जमाने में थी नहीं ऐसी। अब तो टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हर बात क्या हो रही है और क्या भले के लिए है क्या नहीं है, लोगों को समझाना आसान था। उस वक्त तो इतना आसान नहीं रहा होगा। इसके साथ साथ फिर ज्यादतियां हुई। अंग्रेजों की फौज लोगों के घरों में घुसती थी। जहां पता चला कि इस घर में कोई प्लेग का पेशेंट है, घरों में घुसते थे। घरों में घुसते थे तो वहां लोगों के साथ तरह तरह की बेहूदगियां हुई, मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, बहुत यातनाएं लोगों ने सही थी। तिलक ने काफी कुछ लिखा अपने न्यूज़पेपर में, केसरी में, उसके विरुद्ध किए। ये अत्याचार बंद होने चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। यहां तक होता था कि जब घरों में घुसते थे तो कहीं घर के किसी कोने में मंदिर एक बना रखा है तो कोई उसकी इज्जत नहीं रखी, उसको भी उठा के फेंक दिया। वहां देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उनको फेंक दिया। निर्वस्त्र करते थे लोगों को, बहुत जातियां हो रही थी। तो इसी के विरोध में 22 जून 1897 को क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था। अब ब्रिटेन की साम्राज्य, वो भारत की भी साम्राज्य थी उस वक्त। सारे देश में कार्यक्रम हो रहे थे उनके डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के। पुणे में भी हो रहा था। जहां आज पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, इस बिल्डिंग में कार्यक्रम हो रहा था और उसमें जितने भी बड़े अधिकारी थे वो भाग ले रहे थे। तो चापेकर बंधुओं ने, बड़े भाई दामोदर, जैसे मैंने कहा, इन्होंने एक चापेकर क्लब बना रखा था और उस क्लब के माध्यम से युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे थे। युवा थे, तीनों भाई भी जवान थे, अपने साथ जवानों को जोड़ रहे थे। 1857 के उस प्रथम स्वातंत्र्य समर के बाद धीरे धीरे कहीं राष्ट्रवाद फिर से करवटें ले रहा था और उसमें चापेकर बंधुओं का बड़ा योगदान था। तो इन्होंने योजना बनाई कि रैंड जो प्लेग कमिश्नर है, जिसके हाथों पुणे में इतने अत्याचार हुए हैं, इससे हमने बदला लेना है और ये चोट पहुंचानी है इस साम्राज्यवादी शक्ति को। तो तकरीबन आधी रात का वक्त था 22 जून 1897 को। उस फंक्शन के खत्म होने के बाद जब वहां से निकले तो रास्ते में एक सड़क के किनारे एक ऐसी जगह चुनी गई कि जहां पे आसानी से उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है अपने प्लान को। वहां पे तीनों भाई अलग अलग जगह मोर्चा लिए खड़े हैं। तो जैसे ही वो बुग्गी आती दिखती है, घोड़ा गाड़ी उस जमाने में कोई ऐसी कारें तो थी नहीं, तो आती दिखती है। दामोदर बड़े भाई की नजर पड़ती है, वो आवाज देते हैं, गोंडिया आला रे आला। तो वो पता चल गया बालकृष्ण को कि हाँ, संदेशा आ गया है बड़े भाई का। तो दौड़ते हैं उसकी तरफ और उस बुग्गी में जो बैठे हैं अंग्रेज, उस पर गोली चला देते हैं। वो मौके पे मारा जाता है। लेकिन वो रैंड नहीं है, वो रैंड का सिक्योरिटी ऑफिसर लेफ्टिनेंट आइस्ट है, वो मारा जाता है। तब देखते हैं कि अच्छा ये तो इसका सिक्योरिटी अफसर था, तो रैंड इसमें नहीं हो। दूसरी बुग्गी आ रही है, फिर उसके पीछे दौड़ते हैं और रैंड को गोली मार दी जाती है। वो हालांकि उस दिन मरता नहीं, मरता है कुछ दिन बाद, 11 दिन बाद, 3 जुलाई को वो मारा जाता है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, आईसीएस अफसर था, बहुत बड़ा अधिकारी था उस वक्त, तो और भी बड़ी बात थी। लंदन तक इस बात पे हंगामा मच जाता है कि ऐसा हो गया है कि हिंदुस्तान में
एक सीनियर ICS अफसर के ऊपर अटैक किया गया, उसको मार दिया है, उसका जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको भी मार दिया है। तो चारों तरफ खोज होती है कि कौन थे इसके पीछे। दामोदर चापेकर पकड़े जाते हैं, बालकृष्ण नहीं पकड़े जाते, वासुदेव नहीं पकड़े जाते, ये बचे हैं अभी। दामोदर पकड़े जाते हैं और मुकदमा चलता है। 18 अप्रैल 1898 को उनको फांसी दे दी जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। और इनकी खबर देने वाले, देखिए अपने देश की एक बड़ी ही अजीब सी बात है, विडंबना यह है कि ये देश पृथ्वीराज चौहान पैदा करता है ना, तो साथ में एक जयचंद भी पैदा हो जाता है। एक सिराजुद्दौला पैदा होता है तो साथ में एक मीर जाफर पैदा हो जाता है। एक भगत सिंह पैदा होता है तो साथ में एक जयगोपाल पैदा हो जाता है। एक सूर्य सेन पैदा होता है तो साथ में एक नेत्रसेन पैदा हो जाता है। बैलेंस बनता रहता है। ये गद्दार भी साथ साथ जन्म लेते रहते हैं। तो इन्हीं के क्लब चापेकर क्लब में इनके जो साथ काम करते थे, वो द्रविड़ बंधु 2 भाई थे, वो अंग्रेजों को खबर देते हैं कि बालकृष्ण कहाँ हैं, वासुदेव कहाँ हैं। इनके छिपने के खबर देते हैं। तो ये खबर पकड़े जाने से पहले जब इनको पता चलती है कि हमारे साथियों ने गद्दारी कर दी है अब हमारे साथ, तो पहले उन दोनों को निपटाते हैं। पहले रैंड को और आइस को मारा था, अब द्रविड़ बंधुओं को निपटाते हैं, पकड़े जाते हैं। और बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 99 को और 8 अप्रैल 99 को वासुदेव चापेकर को फांसी दी जाती है। तो एक मां की कोख से 3 पैदा हुए थे और तीनों इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की आजादी के लिए तीनों भाई शहीद हुए। और कहा तो ये भी जाता है, मुझे कोई बहुत प्रमाणिक इसका दस्तावेज तो नहीं मिला, लेकिन कहा यह भी जाता है कि सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता इनकी मां से मिलती हैं, और जब इनकी मां से मिलती हैं मां रो पड़ती हैं। भगिनी निवेदिता पूछती है कि क्यों रो रहे हैं आप? तो मां कहती है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि 3 ही थे, और होते 2-4 तो वो भी इस देश पे वार देती, मैं देश के काम आती। तो न जाने कितने ऐसे जाने अनजाने शहीद हैं। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिस शान से मना रहे हैं, ये देश मना रहा है, जितनी सुख सुविधाएं हम सबको मिली हुई हैं, यहाँ खड़े होकर अपनी बात कहने का अवसर मुझे भी मिला, और इतने अच्छे संस्थान में हम नौकरी कर रहे हैं, अपनी बात कहते हैं, आजादी के साथ कहते हैं, इतना सारा सब कुछ है, वो इन लोगों की देन है। इनके प्रति हमारी कृतज्ञता सही में तो यही होगी। याद तो करें, बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे 3 रोज पहले जब कार्यक्रम था और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने जब अपना संबोधन किया, बहुत से लोग उस दिन भी वहां रहे होंगे जो नहीं थे। एक बात बहुत पते की उन्होंने कही, वैसे तो सारा ही बहुत अच्छा बोले थे, पर एक विशेष बात मैं दोबारा से उद्धृत करूंगा। वो ये कहते हैं कि आपने 165 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, बहुत अच्छी बात है। ये संस्थान नेताजी सुभाष के नाम पे है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब बातें बेकार हैं यदि नेताजी सुभाष के उस स्वप्न को हम नहीं जी सकते। इस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए वो कर्तव्य जो हमें मिले हैं, उसको अगर हम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अगर नहीं निभा रहे हैं, तो फिर ना इस राष्ट्र ध्वज का कोई मोल रहा और ना नेताजी सुभाष के नाम पर संस्थान का नाम होने का कोई मोल रहा। तो जो ड्यूटी हमें मिली है, वो चाहे टीचर को टीचिंग की ड्यूटी है, कि अफसर को अपने काम की है, किसी भी कर्मचारी को जो हमको रोल्स मिले हैं, अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम वो निभाते हैं, तो सही मायने में हम इस दिन को मनाने के हकदार हैं। बाकी सब बेकार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
Thank you, sir. We always learn something new from you. I would request our Dean Student Welfare, Professor Vijender Singh, to please come on the stage for a vote of thanks. आदरणीय वाइस चांसलर NSUT प्रोफेसर JP सैनी, हमारे NSUT के रजिस्ट्रार श्री राजकुमार जी, प्रोफेसर राज सैनानी सर, प्रोफेसर KPS राणा जी, other dignitaries, faculty members, students and their family members which are available here. सबसे पहले मैं सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहां आकर इस गणतंत्र दिवस को सक्सेसफुल बनाया। और सबसे ज़्यादा जो मेरा एक धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं वो छोटे बच्चे जिन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर ये सारे कार्यक्रम, छोटे छोटे बड़े अच्छे सुंदर कार्यक्रम उन्होंने पेश किए, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे NSS के बच्चे हैं, अभी उनका एक साइक्लोथॉन इवेंट भी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके लिए जितना हम कहें उतना कम है। वो सारे बच्चे नियर बाई जितने भी हमारे एडॉप्टेड विलेज हैं और अदर देन दिस जो आसपास की जितनी कॉलोनियां हैं छोटी छोटी, वहां जाकर बहुत सारी अवेयरनेस वो कर रहे हैं थ्रू दिस NSS अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं प्रवीण सरोहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसके लिए, जो काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ को वो यहाँ प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दिस NSS। ओके, इसके अलावा जो हमारे मीडिया के पर्सन्स हैं, हमारे एक नया स्टूडियो बना है, उसको ये कवर, उसके थ्रू हमारे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आकर इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए। ओके, सो इसी के साथ मैं अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज।